7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों की फौज उतार दी है। तो वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत 17 मंत्री, विधायक और संगठन पदाधिकारी प्रवास पर हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर उपचुनाव वाले हर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों के लिए डबल इंजन सरकार के विकास की कहकर वोट की अपील कर रहे हैं। उधर भजनलाल सरकार के कई कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में वोट की अपील कर पहुंचे हैं। इधर कांग्रेस बढ़ते अपराधों को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में जनता किससे अपना आशीर्वाद देती है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो उपचुनाव का रण और इस रण को देखते हुए दोनों पार्टीज एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए प्रसार प्रचार में जुट गई हैं। तो वहीं बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को प्रसार प्रचार का जिम्मा सौंप दिया है। फ्रंट फुट पर यहां पर केंद्रीय मंत्री बीजेपी की तरफ से वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वही विधायकों और संगठन मंत्रियों की तरफ से यहाँ पर प्रसार प्रचार का जिम्मा लिया गया है और यहाँ पर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है 7 उपचुनाव की सीटों को पाटना, वो भी तब जब बीजेपी का उपचुनावों को लेकर राजस्थान में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती रहने वाली है और इसको बीजेपी हल्के में ले भी नहीं रही है। जिस तरह से युद्ध स्तर पर प्रसार प्रचार देखा जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी तमाम नीतियां अपनाते हुए, रणनीतियां अपनाते हुए, तो इसी को देखते हुए बीजेपी ने प्रचार में कई केंद्रीय मंत्री उतार दिए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां पर जमीनी मुद्दे उठाकर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है कि भाई प्रचार प्रसार तो आप कर रहे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों का क्या। और इन्हीं जमीनी मुद्दों को यहां पर बड़ी ढाल कांग्रेस पार्टी बनाते हुए दिख रही है। मुद्दा है अपराधों का, मुद्दा है यहां पर सफल तरीके से सरकार चलाने का, और इसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस के आला नेता राजस्थान के अंदर मुद्दा भी बना रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि कैसे यहां पर दोनों पार्टियों के इस चुनावी वैतरणी को पार लगाने के लिए जो रस्साकसी चल रही है, जो मेहनत चल रही है, वो सामने आएगी और सामने आए भी तो यहां पर उसका रिजल्ट क्या रहेगा, जनता किस पर विश्वास दिखाएगी। ये यहाँ पर बड़े सवाल हैं। तो वहीं जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक है, प्रसार प्रचार युद्ध स्तर पर है, जोर पकड़े हुए है, जहाँ पर बीजेपी ने प्रचार में कई केंद्रीय मंत्री उतार दिए हैं। विधायकों और संगठन पदाधिकारियों की पूरी फौज फ्रंट फुट पर सामने खड़ी है। प्रसार प्रचार को संजीदगी से लेते हुए यहाँ पर हर एक उपचुनाव सीट पर सामने वोट अपील करती दिख रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात करें तो वो भी रामगढ़ में वोट अपील करने पहुंची। कांग्रेस ने भी हालांकि चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जो कांग्रेस की साख है वो इस उपचुनाव के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस का गढ़ भी रहा है, जहां कांग्रेस हमेशा से स्ट्रांग रही है, जहां पर उपचुनाव में हमेशा अनुकूल परिस्थिति रही है।
तो वहीं अगर ऐसे ही कुछ हरियाणा वाले दृश्य अगर उपचुनाव में भी सामने आते हैं तो कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं इस पूरे मुद्दे को और बेहतरी से समझने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। तफसील से उनके साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी बीजेपी नेता शैलेश कौशिक जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस नेता मनीष देव जोशी जी भी जुड़ चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर सामने आएंगे। तब तक शैलेश जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, कांग्रेस की बात अभी छोड़ दे और अगर बीजेपी पर केंद्रित रखे तो उपचुनाव जो रहा है इससे पहले भी उसमें ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए बड़ी चुनौती यहाँ पर शैलेश जी बीजेपी के लिए रहने वाली है ये पूरे उपचुनाव की डगर। और इसके लिए क्या ये सभी जो तैयारियां हो रही हैं वो काफी हैं, नाकाफी हैं, या आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, जो अपने 10 महीने के काम के आधार पर चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से हमारा बूथ से लेकर ऊपर के स्तर तक का कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, पदाधिकारी हो, केंद्रीय मंत्री हो, राजस्थान सरकार मंत्री हो, सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और जिस तरीके से 10 महीने में हमारी कार्य योजनाएं राजस्थान सरकार ने जनता को दी हैं और जिस केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से योजनाओं की लगातार क्रियान्वित की है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उपचुनाव के परिणाम इस बार चौंकाएंगे और जो पुराने परिणामों की परिणति रही है उससे पलट भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी। और आप देखिए, खुद आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से चुनाव मैदान में हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता में जोश और उत्साह का माहौल है और जनता में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य योजनाओं और नीतियों के प्रति विश्वास है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों पर सीट जीतेगी और जो पुराने चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस बार ध्वस्त होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपने नीतियों का जिक्र किया, यहाँ पर योजनाओं का जिक्र किया, तो क्योंकि वोट अपील लगातार हो रही है, यहाँ पर प्रसार प्रचार लगातार हो रहा है, तो मैं चाहूंगी शैलेश जी आप भी जरा जनता तक जरूर साझा करें, क्या कुछ बड़ी रणनीतियां बीजेपी पार्टी की तरफ से सरकार के अंदर लाभदायी सिद्ध हुई है और क्यों इस वजह से वोट दिया जाए। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से पिछले 10 महीनों में हमने अपने संकल्प पत्र के लगभग 50% से वायदों को पूरा करके जनता को ये दिखाया है कि सरकार की मानसिकता होनी चाहिए, सरकार के नेतृत्व की मानसिकता होनी चाहिए, हर व्यक्ति की जो सरकार वायदा करती है उसको पूरा करने की क्षमता रखती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने घोषणाओं को पूरा करने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया। आप देखिए, चाहे रोजगार के सृजन के मामले में हो तो लगभग 41,000 पदों पर हम नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं और आपने कल ही देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुनः मीटिंग ली थी और कहा तीसरे रोजगार उत्सव में फिर हम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यहाँ तक लगातार 8,000 पदों पर 4th क्लास के लिए नियुक्तियों की तैयारी है, भर्ती प्रक्रिया की तैयारी है, 23,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 5,000 ड्राइवरों के लिए है। तो जो हमने रोजगार के लिए राजस्थान के युवा, राजस्थान का बेरोजगार जो पिछले 5 साल तक पेपर लीक जैसी घटनाओं से त्रस्त रहा था, उसको पहली बार ही लगाया कि राजस्थान में कोई ऐसी सरकार है जिसमें 10 महीने के अंतर्गत कितनी परीक्षा होगी, लेकिन आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि उनको इसीलिए विश्वास है कि परीक्षाएं भी होंगी, परीक्षाएं सफल भी होंगी और मेहनत का फल परीक्षार्थी को मिलेगा। जहां तक और अगर बात करें हम किस आधार पर वोट मांगेंगे, हमने एमएसपी को बढ़ाया, हमने किसान सम्मान निधि को बढ़ाया, हम सौर ऊर्जा के माध्यम से लगातार ऊर्जा सेक्टर में काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए लगातार 31,825 मेगावाट के एमओयू विभिन्न एजेंसियों से किए हैं, केंद्रीय एजेंसी, ताकि राजस्थान को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है, इस मुद्दे पर तफसील से आगे बातचीत भी करेंगे। एक ओपनिंग कमेंट मैं अपने दूसरे मेहमान से भी ले लूं। मनीष देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास डिबेट में। क्या आपका एक ओपनिंग कमेंट होगा इस मुद्दे पे कि यहाँ पर अब उपचुनाव सर पर है, बीजेपी पार्टी प्रसार प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जो कांग्रेस है वो सिर्फ दुहाइयां दे रही है, सिर्फ अपराध कम नहीं हो रहा, बाकी मुद्दे नहीं हो रहा, सिर्फ ये चीख रही है, क्या उतने युद्ध स्तर पर कांग्रेस प्रसार प्रचार कर रही है? नहीं, कांग्रेस भी अपने पूरी रीति नीतियों के अनुसार चुनाव लड़ रही है। जो 7 उपचुनाव है उसमें एक एक कार्यकर्ता पुरानी सरकार की जो योजनाएं थी, पुरानी सरकार के जो क्रियाकलाप थे, पुरानी सरकार ने जो जन जन को
एक अपना आधार बनाकर एक सरकार का जो चलाया, उन आधारों पर हम चुनाव में गए हैं और चुनाव में निश्चित रूप से 7 सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। और आने वाला समय आपने पुराने रिकॉर्ड उठा के देखे होंगे, जब भी राजस्थान में उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने वहां पर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है और जीत हासिल करी है। और इस रिकॉर्ड का उपचुनाव क्या में भी हम है निश्चित रूप से मनीष जी, माफ कीजिए रोक रही हूँ आपको, रिकॉर्ड का क्या है? रिकॉर्ड तो हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी कारबार रहता था, इस बार वो भी अलग गया। तो सिर्फ अगर मैं इसी उपचुनाव धोखे की में बात कर रहा रहेंगे हूँ। तो फिर नहीं हो पाएगा, तैयारी राजस्थान जरूरी के है। चुनाव का तैयारी जरूरी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इन चुनावों में लगा हुआ है और निश्चित रूप से जो हमने कैंडिडेट उतारे हैं बेदाग छवि वाले हैं, और ये इनकी छवि का और कांग्रेस की पुरानी सरकार की जो नीतियां हैं उनका हमें अच्छी तरह से फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि शिकायतें क्या कुछ है बीजेपी से, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो प्रसार प्रचार से ज्यादा यहाँ पर तंज कसते हुए दिख रही है, पूछते हुए दिख रही है कि आखिर बीजेपी ने किया क्या है अपने इस कार्यकाल में। फिलहाल क्या शिकायतें हैं मनीष जी? जी क्या कह रहे हैं? मैं दोहरा दूं सवाल, ये भी जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की आखिर शिकायतें क्या हैं बीजेपी से। लगातार प्रसार प्रचार से ज्यादा कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि आखिर बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या किया है। और इन्हीं सवालों की ढाल अगर रॉयल पार्टी बना रही है तो चाहूंगी कि आप बता दें यहाँ पर भी। देखो, अपराध के मामले में इनका ग्राफ डेली का डेली बढ़ रहा है, इसमें कोई नई बात है नहीं। किसानों को इनको जो सुविधाएं देनी थी वो किस स्तर पर दे पा रहे हैं और क्या दे पा रहे हैं। साल भर बाद किसान कृषि के वाले विषय में साल भर बाद अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर ध्यान आकर्षित किया हुआ है। साल भर तक किसानों को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। एक इरिगेशन का मैटर है, इरिगेशन के में राजस्थान का ईआरसीपी का जो विषय था, जो कांग्रेस की सरकार ने उसको अच्छी तरह से लीड करने की कोशिश करी थी और उसको उस समय आपको स्टार्ट कर देना, आपको केवल पॉलिटिकल माइलेज लेना था। और उस पॉलिटिकल माइलेज के कारण आपने ईआरसीपी की स्कीम को अभी आपने आपकी सरकार आने के बाद उसका एमओयू साइन किया। क्या वही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी? क्या उस समय वो गांधी सागर के विषय नहीं थे? क्या उस समय उनको ये नहीं पता था कि राजस्थान की जनता को, पूर्वी राजस्थान को पानी की आवश्यकता है और इस ईआरसीपी की स्कीम से कितने किसानों को लाभ हो सकता है? आपने केवल इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। ठीक है, पहले इन मुद्दों पर, पहले इन जो मुद्दों पर जो आपने उठाए इन पर तफसील से बातचीत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात उठाते हैं, तो मैं भी उसी तरह से जनता के सवाल सामने रखती हूं। आपसे एक छोटे से सवाल का जवाब चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा मनीष जी, क्योंकि फिर मैं अपने दूसरे मेहमान पे भी जाऊंगी। जो अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं ना राजस्थान में, वो कांग्रेस के कार्यकाल से कम है या फिर अब ज्यादा हो गए 1 साल में? सच मन से बताइएगा, एक लाइन में। अखबारों की कटिंग है और समस्त मीडिया रिपोर्ट, आप इस बात के 1 साल का जो रिकॉर्ड है, हमारे 1 साल के रिकॉर्ड में अपराधों का देख लीजिए और वर्तमान सरकार का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप आकलन कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि आपके 5 साल के अंदर किसी 1 साल के और अभी बीजेपी के मौजूदा 1 साल के रिकॉर्ड का मैं कंपैरिजन करूं, ये तो बनता नहीं है उतना। पर चलिए ठीक है, काफी कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं शैलेश जी। शैलेश जी, सीधा सवाल रहेगा, अपराध के बारे में अगर बातचीत हो तो आज ही के दिन में, अभी से ही कुछ वक्त पहले मैं 2 खबरें जनता तक पहुंचा चुकी हूं और मैं चाहूंगी वो आप तक भी पहुंचे। पहली तो डीक से खबर है, जहां पर आप ही के जनप्रतिनिधि बीजेपी पार्षद पर जो हिस्ट्री शीटर्स है वो गोलीबारी बतौर 5 राउंड की फायरिंग करते हुए नजर आए। दूसरी खबर राजसमंद से है, जहां 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है, हैवानियत यहां पर की गई है। अब जो ये 2 बड़े सवाल है और जो आप यहां पर तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, लिखते हुए दिख रहे हैं, क्या ये उसके जवाब दे पाएगी? देखिए, जिस तरीके से मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अपराध की बात कर रहे थे, ये तो आंकड़े नहीं बता पाए, लेकिन मैं आंकड़े जरूर बता देता हूं कि जब 2018 और 2023 में कांग्रेस की सरकार की तुलना 2018 में जब हमारी सरकार जब तक थी और जब 18 में इनकी बनी और उससे पहले जब हमारी थी, तो लगातार आंकड़ों के मामले में, अपराध के मामले में राजस्थान, चाहे अपराध का हो, महिला अपराध हो, SC/ST का अपराध हो, बच्चों के साथ अपराध हो, बालिकाओं के साथ अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, हमेशा नंबर 1 रहा। और इसकी मैं नहीं कि तमाम सरकारी आंकड़े बोलते रहे। और इसी के कारण रहा कि जिस तरीके से इन्होंने अपराध को, जिस तरीके से इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को खुली छूट दी,
जिसके आधार पर जिनका अपराधियों को संरक्षण मिला और उस जिस तरीके से जनता बेचारी परेशान हुई, उसी का परिणाम था कि राजस्थान की जनता ने इनको इनका आईना दिखा दिया। और जहां तक अपराध, दूसरे में एक बात कर रहा था भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के इनके आईने तो कल ही दिख गए कि इनके पूर्व मंत्री को किस तरीके से एसीबी के खिलाफ कार्रवाई, लगातार उन्होंने बचने का प्रयास किया ईडी और सीबीआई के माध्यम से, लेकिन फिर भी उन पर जब दर्ज हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो इस कम से कम कांग्रेस को इस मुंह पर अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मैं आप बता दूं कि एससी एसटी पर अत्याचार 2018 की तुलना में जो इनकी सरकार थी, जो हमारी बीजेपी की सरकार थी पुरानी, 74% बढ़े थे। ना हो तो आंकड़े उठाकर देख लें मेरे मित्र प्रवक्ता। और तमाम तरीके के, चाहे महिला अत्याचार के 58% मामले हो, चाहे बालिकाओं के संग छेड़छाड़ के 66% मामले हो, तमाम अपराधों में कांग्रेस की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ा था। और उसका एक मात्र कारण ये रहा था कि इनकी सरकार उस वक्त केवल सरकार बचाने की कार्य योजना 5 साल तक चलती रही, जनता के प्रति इनकी सरकार की जवाबदेही नहीं थी। केवल सरकार कुर्सी बचाओ योजना पर इनके अधिकारी और इनके मंत्री और मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री थे लगातार काम कर रहे थे, और इसी कारण से इनकी सरकार में अपराध बढ़ा लगातार। आज जो अपराध जिन बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई अपराधी हो, अपराधी के ऊपर तुरंत प्रभाव से घंटे 2 घंटे के अंतर्गत कार्रवाई होगी। अपराध होना और अपराध के ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना बहुत बड़ी भूमिका होती है, और सरकार इस पर सजग है, लगातार कार्रवाई कर रही है। ठीक, यहाँ पर बड़े आंकड़े पेश किए गए और मैं भी इन आंकड़ों से सहमत हूँ, क्योंकि आंकड़े किसी के नहीं होते और आंकड़े सबके भी होते हैं। इसके अलावा शैलेश जी, जिस तरह से अभी मैंने एक मुद्दा उठाया था वो मौजूदा खबर है, ये तो आपने कह दिया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में खुली छूट अपने जनप्रतिनिधियों को दे रखी थी, लेकिन आपके कार्यकाल में आपके जनप्रतिनिधि डरे हुए क्यों हैं? उन पर सरेआम गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, कहां पर चूक हो रही है? शैलेश जी, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि के ऊपर हुई हो चाहे जनप्रतिनिधि द्वारा की गई हो, कानून की नजर में जनप्रतिनिधि नेता व्यक्ति होता है, अपराध अपराधी होता है। किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, चाहे जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो चाहे जनप्रतिनिधि पर आक्रमण हुआ हो, दोनों ही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्लियर कट प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को मैसेज है, आप कार्रवाई करिए। और इस कार्रवाई की परिणति भी देखिए आप, घंटे 2 घंटे में अपराधियों पकड़े जाएंगे और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। घंटे 2 घंटे में नहीं हुआ ना शैलेश जी, नहीं हुआ घंटे 2 घंटे में। आगे जानकारी यह है कि उससे 2-3 दिन पहले भी उसी जनप्रतिनिधि के परिवारों के ऊपर हमला हुआ था, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो आज जनप्रतिनिधि पे हमला हुआ है। बात ये नहीं है, बात यह है कि जो पैरवी करते हैं, जो सामने लेकर आएंगे इन सभी अपराधों को, वही सबसे ग्रसित है। ये बड़े मुद्दे हैं। चलिए मनीष जी के पास में एक बार फिर से जाऊंगी। मनीष जी, प्रसार प्रचार की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह की रणनीतियां तैयार की गई है? वही 60 सीटों पर उपचुनाव है और यहाँ पर आला कमान की तरफ से क्या कुछ निर्देश दे दिए गए हैं कांग्रेस में? क्योंकि अंतरकला भी दिख रहा है। कांग्रेस में नेताओं की बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। हमारे अशोक गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, गोविंद डोटासरा साहब, और केंद्रीय प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, और कई ऐसे नेता हैं जो अपनी चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। और इसके सुखद परिणाम आपको इस चुनाव के गिनती के दिन, वोटों की गिनती के दिन आपको मिल जाएंगे। और सीधा सट एक बात है कि आम जन के सामाजिक सुरक्षा को लेकर हो, चाहे संगठित अपराधों को लेकर हो, चाहे किसी भी विषय में अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए हैं या कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं, उन मुद्दों पर हम जन के बीच में उतरे हैं, आम जन के बीच में उतरे, और उसी बात को लेकर हम चुनाव की जीत हासिल करें। आप फिर आंकड़ों पे मुझसे बुलवा रहे हैं मनीष जी। अभी तो बताया सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर आपके कार्यकाल के वक्त राजस्थान में अपराध हुए। अगर मैं यहाँ पर रेप केसेस बोलूं सबसे ज्यादा, और मैं एक महिला होकर ये सब कह रही हूँ क्योंकि पूरे जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अपराध किसी भी दृष्टि का वो क्षमा नहीं है। शैलेश जी बता रहे थे कि आपने ज्यादा किए या हमने ज्यादा किए, किसी भी दृष्टि का अपराध और किसी के भी द्वारा किया गया अपराध अपराध है। पर अपराध को अपराधी की दृष्टि से ही देखा जाए, उसको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए। ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है। जवाब ये चाहूंगी कि अपराधी सब बराबर है, ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ उन पे एक्शन? क्यों हौसले बुलंद थे और क्यों इतने ज्यादा आंकड़े पेश हुए? मैक्सिमम कार्रवाई सब पे करी हुई है। कार्रवाई होती तो इतने बड़े आंकड़े नहीं होते। नहीं, कार्रवाई सब पे करी मैम। तो फिर क्यों बढ़ रहे थे आंकड़े? अपराध नहीं है जिसके खिलाफ राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने एक्शन नहीं लिया।
देखिए मनीष जी, मैंने एक सिंपल सी बात आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं जनता के बदले के सवाल सामने रख रही हूँ, आप भी आमजन के पास जाकर इन्हीं सवालों को रखेंगे, इन्हीं के जवाब देते दिखेंगे। अब आप आगे क्या काम करेंगे वो बताते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर अगर सीधे सवाल के जवाब नहीं आएंगे साफ सुथरे तौर पर, तो फिर कैसे आपका मैसेज पहुंचेगा जी। मनीष जी? मैसेज साफ है, कांग्रेस की नीतियों पर ही हम आगे जनता के बीच में जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाजपा सरकार किस प्रकार से झूठ का पुलिंदा है, किस प्रकार से लोगों को बरगलाया गया है। इन्हीं बातों को लेकर अगर इनको काम करना होता तो साल भर कई सारे विषय हो गए जो अभी तक ये पूरे नहीं कर पाए। उन 50% ये कह रहे हैं कि हमने वादे पूरे कर दिए। पब्लिक डोमिनेंस में उसको उतारो ना, क्या हमने आपसे ये वादा किया था और ये पूरा कर दिया, ये वादा किया था और ये पूरा कर दिया। चलिए ठीक है, मीठा मीठा घप घप, कड़वा कड़वा थू थू जी, दोनों पे बैठती है वैसे। चलिए शैलेश जी से जान लूं, यहाँ पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। मनीष जी कह रहे हैं कि भाई पब्लिक डोमेन पे रखिए और बताइए कि क्या कुछ कहा था, आश्वासन दिया था, क्या कुछ पूरा कर रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से जानना चाहूंगी, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान में निवेश को लेकर बातें कही गई थी, रोजगार को लेकर बातें की गई थी, जिस तरह के एमओयू साइन हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से आपके मैं भर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे थे अपराध पर, आपको ध्यान होगा कि जब इनकी सरकार के एसीडी के डीजी बीएल सोनी जी रिटायर हुए थे और उन्होंने किस तरीके से वक्तव्य दिया था के हमारे अपराध के तमाम तरीके के पेपर लीक के खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की थी गैर तत्कालीन से, और हमारे हाथ दिए गए थे। तो ये इनके प्रश्न का जवाब है कि उन्होंने खुद, जब एसीडी के डीजी इस बात को कहते हैं कि हमारे हाथ बांध दिए गए, हमके ऊपर प्रेशर था किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के लिए, तो ये कांग्रेस सरकार की युवा और विरोधी और पेपर लीक की जो मानसिकता है वो स्पष्ट होती है। जहां तक ये बात कर रहे थे कि हमने क्या किया है, तो हमने किया है, अभी 15 दिसंबर को आप हमारी सरकार को पूरा एक साल पूरा होने दीजिए, हम आपको बताएंगे कि हमने एक साल में क्या क्या किया है। हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे और जो आंकड़े बता रहे हैं कि 50% किया है, 50% को बिल्कुल निश्चित रूप से पेश करेंगे, हर विभाग वाइज करेंगे। जहां तक आपने मुझसे रोजगार के संदर्भ में पूछा, तो आपको ध्यान होगा अभी तक हमारी सरकार के द्वारा 2 रोजगार मेले आयोजित किए गए। तीसरे की तैयारी कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संदर्भ बैठक भी ली थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। तो हमने 2 रोजगार मेले के माध्यम से 23,000, 10,000 और 8,000, 41,000 नियुक्ति पत्र हमने कर्मचारियों को, बेरोजगारों को सौंपे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2025 तक की जो खाली वैकेंसी होने वाली है उसका कैलेंडर बना के नियुक्तियां निकाली जाएं। जहां तक नियुक्तियों के पेपरों की बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी 23,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। 60,000 से अधिक फोर्थ क्लास के लिए, और उसमें भी हमारी सरकार के द्वारा तमाम तरीके की शिथिलताएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त 5,000 से अधिक ड्राइवरों के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार 5 साल में 4 लाख सरकारी और 6 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में उपलब्ध कराएगी राजस्थान की बेरोजगारों को, राजस्थान के युवाओं को। और जहां तक राजस्थान की बात है, आपको मालूम है कि सरकार की मानसिकता, सरकार का आकलन पहले साल से किया जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले साल में ही इतना बड़ा आयोजन किया है जिससे निवेशकों को यह विश्वास है कि अगले 5 साल में जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेंगी। उनका पैसा जो वो निवेश लगा रहे हैं उसके रिजल्ट उनके लिए सुखद होंगे, सार्थक होंगे। इसीलिए 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू आए हैं, और आप मानिए कि उनके माध्यम से जो मुख्यमंत्री महोदय ने वायदा किया है, 6 लाख से अधिक रोजगार सृजन राजस्थान में निजी क्षेत्र में भी होंगे। इसलिए राजस्थान के युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो वादा किया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और लगातार सरकार रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है। मुख्यमंत्री महोदय लगातार प्रति महीने मॉनिटरिंग करते हैं किस पेपर में किस जगह कितनी भर्ती की निकल रही है, कितने खाली हो चुके हैं। और इसके लिए बाकायदा आप देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार यूपीएससी जैसा कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें ये मालूम है कि किस तारीख को पेपर होगा और किस तारीख को रिजल्ट होगा। युवा तैयारी कर सकता है कि मुझे अब इसकी करनी है और अब इसकी करनी है। ऐसा नहीं है कि कब पेपर हो गया पता ही नहीं पड़ा। कैलेंडर जारी होना यूपीएससी की तरह किसी भी प्रांत में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी आप अपनी बात रखें, और चाहूंगी 2 चीजों पर बात रखें। एक तो जो आप सवाल उठाएंगे या काउंटर देंगे उसका जवाब दीजिएगा, और दूसरा ये भी जवाब दे दीजिएगा कि जो रोजगार से जुड़े बातें यहाँ पर साफ रखी हैं बीजेपी की तरफ से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पर भाई एमओयू तो साइन हुए हैं, 550 से ज्यादा एमओयू तो राइजिंग राजस्थान के तहत ही हो गए। मैं उसी विषय में जाना चाह रहा हूँ। पहला विषय है, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपराधों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पेपर वाले विषय बताए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने बकायदा एंटी चीटिंग बिल लाई, और उस बिल के आधार पर ही आप आज कार्रवाई कर पा रहे हैं। अगर वो बिल नहीं होता तो सबसे पहले आपको बिल लाना पड़ता, क्योंकि पूर्ववर्ती जो कानून थे
वो इतने न्याय संगत नहीं थे, और हमारी सरकार वो बिल लाई, उसके आधार पर आप काम कर पा रहे हो कि आज ये कितने लोगों को पकड़ पा रहे हो। दूसरी बात, आपने बताया कि रोजगार, इतने सारे एमओयू साइन हुए, आने वाला समय आपको बताएगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कितने स्थानीय को नौकरी दी, कितने एमओयू साइन किए, कितने धरातल पे उतारे हैं, ये एमओयू साइन किस किस स्तर पे कब कब हुए हैं, हमने भी हमारी सरकारों में देखे। आपने वसुंधरा जी के टाइम में भी एमओयू हुए, वो भी देखे हैं, क्योंकि ये एमओयू जब जब भी विदेशों से हुए, कितने स्तर पे धरातल पे उतरते हैं, हर सरकार को पता है। सिर्फ ये दिखाने के लिए और चुनावी एजेंडा जब होता है तब ये विदेश यात्रा करके आ जाना, ये मेरे हिसाब से प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। और इस प्रकार के क्रियाकलाप तब होने चाहिए जब आप कुछ ग्रास रूट पे किसी चीज को उतार दो। ग्रास रूट पे उतार को कहो, बोल तो रहे हैं, आज ही तो सीएम भजनलाल शर्मा का बयान आया था कि धरातल पर उतर रहे हैं और पहले साल से ही इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि चौथे पांचवें साल तक सब कुछ सबके सामने आ जाए। मैम, वाजपेयी सरकार थी, शाइनिंग इंडिया वाला मूवमेंट चला था, आपकी जानकारी बता दूं, और वो कितना शाइनिंग था, कितना फील गुड हो रहा था, और सरकार ऊपर ही रह गई, नीचे से जनता ने मैदान साफ कर दिया। स्थितियां यही होने वाली है। आने वाली सरकार और ये वर्तमान जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। पर मनीष जी एक बात बताइए ना, आपके भी तो मुख्यमंत्री हैं वो, और यहाँ पर जो वो एमओयू साइन कर रहे हैं, विदेश दौरे कर रहे हैं, वो तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। मैं आपकी तो इसमें कोई द्वेष भावना तो नहीं होनी चाहिए। द्वेष भावना नहीं है, नहीं, मैं आपके मैम मुख्यमंत्री का पूरा सम्मान, मुख्यमंत्री की बात का कतई डिनाई नहीं है, लेकिन ये जो विदेशी कंपनियां हैं वो किस प्रकार से अपने साथ छल कपट करती हैं, इस बात को इसको समझना है। ये कितना धरातल पे उतारती है, आप लोगों को कितना कोऑपरेट करती हैं, मूल मुद्दा यह है। चलिए ठीक है, आपके सवाल को लेके जा रही हूँ शैलेश जी के पास। शैलेश जी, मनीष जी साहब कह रहे हैं कि एमओयू साइन तो किए, पर धरातल पर कितने उतरेंगे वक्त बताएगा। मैं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो एमओयू होके आते हैं वो पूर्ववर्ती कई सरकारों को, 2-3 सरकारों को आप निर्णय उठा के देख लीजिए। मनीष जी, ठीक है, ये तो ऑप्टिमिज्म की भी बात होती है ना। चलिए ठीक है, आपका सवाल मैं लेके जा चुकी हूँ शैलेश जी पे। शैलेश जी जवाब चाहूंगी। मनीष जी, मैं आपकी तमाम शंकाओं का समाधान कर दूं। आप खुद ने ही स्वीकार किया है कि हमारी सरकार में भी एमओयू हुए थे। आपकी सरकार में जब एमओयू हुए थे वो किस साल में हुए थे? कोई भी निवेशक होता है उसको समय चाहिए, क्योंकि जब वो तमाम लाखों करोड़ रुपए, लाखों हजारों करोड़ रुपए किसी राज्य में लाकर लगाएगा तो उसे चाहिए कि उसको वो जो लगा रहा है उसकी क्रियान्विति, उसकी शुरुआत उसी सरकार के समय हो। इसीलिए माननीय भजनलाल जी ने पहली साल में इस तरीके के एमओयू किए ताकि वो उसको उस धरातल पर ला सके और निवेशक अपने आप को सुरक्षित हो सके। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको ध्यान होगा, अजीज प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन है, उन्होंने अभी जयपुर में ही कहा था कि पहली बार राजस्थान में ऐसा लगा है कि हमने काम शुरू किया और तमाम तरीके की सुविधाएं हमें सरकार द्वारा आगे से उपलब्ध कराई गई, और पहली बार में हमारे तमाम तरीके के प्रोजेक्ट पर हम बिल्कुल आगे लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अजीज प्रेम जी जो दुनिया के माने हुए बिजनेसमैन है, उनके द्वारा इस तरीके का वक्तव्य जारी करना भजनलाल सरकार की निवेशकों के प्रति विश्वसनीयता को जारी करता है, उनके विश्वास को जारी करता है। जहां तक आप कह रहे थे रोजगार की बात, और दूसरी बात मैं कह दूं, एमओयू विदेश से भी साइन हुए हैं, और आपको जाना होगा दिल्ली और मुंबई में तमाम तरीके की भारतीय कंपनियों से भी शामिल हुए हैं, चाहे वो ऊर्जा सेक्टर की हो, सीमेंट्स की हो, मिनरल्स की हो, और तमाम तरीके की शामिल हुए हैं। तो केवल विदेश पर मत जाइए, देश में भी शामिल हुए हैं। विश्वास होना चाहिए निवेशक को मुख्यमंत्री पर, उसकी सरकार पर। माइंस और मिनरल्स पे वसुंधरा जी के टाइम में क्या क्या स्थितियां हुई, और मैंने आपको सुनिए, आपको मैंने जवाब दिया कि आपकी सरकार में जिस समय हुए थे निवेशकों को विश्वास नहीं था, क्योंकि एक तो आपकी सरकार की स्थिति ऐसी थी, डामाडोल बैसाखियों पर चल रही थी, दूसरी आपकी सरकार की स्थिति क्या थी, तीसरी आप देखिए अजीज प्रेम जी ने क्या कहा कि पहली बार राजस्थान में हमको ऐसा लगा है कि यह निवेश हमारा सुरक्षित है और धरातल पर आ रहा है, इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए। कई बार सरकार याद कर रहे हैं ना, लोग याद कर रहे हैं, पेपर लीक में याद कर रहे हैं, जल जीवन मिशन में याद कर रहे हैं, घोटालों में याद कर रहे हैं, 5 साल तक पैर खिंचाई में याद कर रहे हैं, लगातार अपनी सरकार को याद कर रहे हैं, और ये सरकार को याद कर रहे हैं 10 साल के इतिहास में आपको दिखा देगा, उपचुनाव का परिणाम आपको दिखा देगा, क्योंकि जो आपका भ्रम था संविधान के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ वो हरियाणा में दूर हो गया। और यही कारण है कि आपके नेता, अभी आप कह रहे थे कि हमारे तमाम नेता, आज अशोक गहलोत जी कहाँ है? बंबई में प्रचार कर रहे हैं राजस्थान छोड़ के। जवाब दीजिए, रंधावा साहब कहाँ है? कहाँ प्रचार कर रहे हैं रंधावा साहब? कहीं तो जाएंगे, पार्टी भेजेगी नहीं राजस्थान में, क्योंकि आपको मालूम है, आपकी पार्टी को मालूम है कि राजस्थान के उपचुनाव में आपकी परिणाम की आपकी सरकार आपकी क्या गति होने वाली है, इसलिए आपके पहले से ही यहाँ से भागकर जा चुके हैं आपके नेता। गहलोत जी भाग गए, आपको परिणाम खुद को मालूम है, नहीं ये भाजपा परिणाम खुद मालूम है, आपके नेताओं को मालूम है।
आपके नेताओं को मालूम है कि हमारा राजस्थान की इस 7 नेतृत्व सीटों में क्या तैयार परिणाम करेगा हो कि जिस इंडिया देखिए ब्लॉक के फायदा नाम पर नहीं है ना, तमाम देखिए फायदा तरीके नहीं की है अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे तो जनता को कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसीलिए तो एक एक करके मौका देते हैं बोलने के लिए। शैलेश जी अब अपनी बात पूरी कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी रखिएगा, उसके बाद मनीष जी आपके पास आ रही हूँ। अब कार्यक्रम को भी समापन की ओर मैं ले ये जाने का कहना वक्त हो रहा है, तो चाहूंगी कि संक्षिप्त टिप्पणी देखिए रहे, मैं ये उसके कहना बाद चाह रहा सवाल था बचे कि हैं। जी शैलेश जी। पूत के पैर पालने में दिखते हैं, पूत के पैर पालने में दिखते हैं। उपचुनाव से पहले जो इनका गठबंधन था, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन था, वो छिन्न भिन्न हो गया। तमाम तरीके के गठबंधन के दलों को, जिनको ये इनके नेता मुंह ताक कर देख रहे थे गठबंधन के लिए, उन्होंने इनको आंख दिखा दी। चाहे वो तो खीवसर से एमएलए बेनीवाल जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी उसकी भारतीय आदिवासी पार्टी की हो। आज कांग्रेस की डूबती नैया से हरियाणा चुनाव के बाद सब लोग इनके साझीदार भागने लग गए, और यही कारण है कि उपचुनाव में अब इनके नेता भी यहाँ से चले गए। चाहे गहलोत जी हो, चाहे रंधावा जी हो, 60 की 60 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 10 माह की भजनलाल जी की सरकार की योजना पर और केंद्र सरकार की योजना पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ट्रैक रिकॉर्ड बदलेगा और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में जीतेगी। ठीक है मनीष जी, सुना आपने शैलेश जी क्या कह रहे हैं। जी आपके पार्टी के जो आला नेता हैं वो रण छोड़कर भाग रहे हैं और प्रसार प्रचार कौन में रण कुछ छोड़कर भागा है? बड़ी चीजें दिख नहीं रही है, ऐसा है पार्टी क्या? के शीर्ष नेतृत्व ने यदि किसी को किसी राज्य की जिम्मेदारी दी हो, मुझे पार्टी ने आज की जिम्मेदारी दी आपके चैनल पे बैठने की और किसी और कहीं जा नहीं पाया हूँ, उसके लिए मैं वहां का रण छोड़ के नहीं भागा हूँ। मैं मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हमारे नेताओं ने भी अलग अलग राज्यों की जो जिम्मेदारी दी हुई है वो उन्होंने पूरी करी है। आप आपके नेताओं की बताए ना, कौन आपस में लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा, इस बात क्यों नहीं बता रहे? देखिए हाँ, रार की जो रार थी, बीच में अंतरकला था, नाराजगी थी, गुटबाजी थी, वो उपचुनाव में जो टिकट वितरण था वो दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आया था और ये मुद्दा है। लेकिन अभी क्योंकि मैं पहले प्रसार प्रचार की बात कर रही हूँ तो बुरा मत मानिएगा मनीष जी, लेकिन जो कांग्रेस का रॉयल स्टेचर है ना कि वो खुद को रॉयल पार्टी समझती है और वो अज्यूम करके बैठी है कि हाँ वो जीतेगी या उसके यहाँ पर जीतने के आसार ज्यादा है, तो प्रसार प्रचार में उस तरीके से ग्राउंड लेवल पर युद्ध स्तर पे नहीं दिखती है। एक मंत्री इनके इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा देने के बाद ये तय नहीं कर पा रहे कि उनका इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं करना है, तो किस प्रकार की आशा कर सकते हैं इनसे? एक और मंत्री हैं वैसे, अभी उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊंगी, पहले सवाल मैंने आपसे कुछ और पूछा था। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी वो रॉयल स्टेचर, वो रॉयल स्टेटस समझते हुए क्यों यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को उस युद्ध स्तर पर नहीं उतारती है प्रसार प्रचार के लिए? ये कमी हर एक प्रदेश के अंदर हर एक लेवल के उपचुनाव में देखा है। बस एक राहुल गांधी जी को हटा दीजिए, उनकी तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा की गई उसमें दिखी वो मुहिम, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, डोर टू डोर कैंपेन की बात की जाए, आला नेताओं से लेकर संगठनात्मक स्तर पर हर एक छोटे नेता कार्यकर्ता को देखा जाए, वो उतरता है उपचुनाव में बीजेपी की पार्टी की तरफ से। कांग्रेस में कमी दिखती है, ऐसा कांग्रेस का भी हर कार्यकर्ता आज जी जान से लगा हुआ है, अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, और आने वाले 1-2 दिन में आपको इस चीज की वानगी भी दिख जाएगी कि प्रत्येक छोटा से छोटा कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री, चाहे पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान पदाधिकारी, सभी ग्रास रूट पर जाकर डोर टू डोर जाके कैंपेन करके हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार की जो नीतियां थी उसको लेकर घर घर तक पहुंचे और आम जन में ये बताने का पूरा भरसक प्रयास है कि वर्तमान सरकार जो काम कर रही है उससे पूर्ववर्ती सरकार कितनी बेहतर थी, और इन मुद्दों पर आपको चुनाव में वोट करना है। वही बात है, इन कार्यकर्ताओं की फौज में अगर बड़े नेता भी एक साथ जुड़कर यहाँ पर दिखते, ये सवाल था। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं समझे, कोई बात नहीं। यहाँ पर शैलेश जी से चाहूंगी वो अपना क्लोजिंग कमेंट पेश करें, उसके बाद मनीष जी पे भी आऊंगी क्योंकि अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का वक्त हो रहा है। शैलेश जी क्लोजिंग कमेंट 30 सेकेंड। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर चाहे केंद्र के मंत्री हों, चाहे राज्य के मंत्री हों, विधायक हो, पदाधिकारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हों और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, लगातार हम पिछले 4-5 महीनों से हर इन उपचुनावों की तैयारी कर रहे हैं। तमाम तरीके की बैठकें कर चुके हैं। निचले स्तर तक का बूथ स्तर का कार्यकर्ता सक्रिय है और हम अपने कार्यकर्ता की ताकत पर, अपनी सरकार की योजनाओं पर सातों के सातों विधानसभा से जीतेंगे, भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ठीक है, यहाँ पर मनीष जी आपके पास आऊंगी। सर क्लोजिंग कमेंट, संक्षिप्त टिप्पणी 30 सेकेंड। 100% हमारा प्रदेश का नेतृत्व अपने पूरी नेताओं की पूरी फौज के साथ और हर बूथ पर हमारे हम किस स्तर पर जाके इस चुनाव को हैंडल करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस जीत को हम लेकर रहेंगे।
ठीक है, यहाँ पर आप दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ आने वाले उपचुनाव को लेकर, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर तफसील से जनता तक वो सभी मुद्दे साझा करने के लिए। तो आज काफी बड़ा मुद्दा है और ये लगातार बना हुआ है जब तक उपचुनाव यहाँ पर सामने नहीं आते हैं। तो उपचुनाव आने वाला है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो दोनों पार्टी की तरफ से शुरू हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ है और इसी रस्साकसी में कोई भी अहम सवाल ना छूटे, इसकी जिम्मेदारी इंडिया न्यूज राजस्थान ने ली है, जो कि हम हर प्राइम डिबेट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।